कहते हैं पैसे के मेवे का स्वाद मीठे मावे से भी कई गुना ज्यादा मीठा होता है, और ऐसा ही कुछ हमें रणविजय सिंह की तरफ से भी देखने को मिल रहा था। परीक्षित की कुंडली में राजयोग के चलते उन्होंने उसे अपना अगला वारिस तो बना दिया, लेकिन साथ ही साथ अब वो ये जानना चाहते थे कि उस राजयोग से उनका और उनकी कंपनी का कितना फायदा होगा। यही वजह है कि उन्होंने पंडित जी से अगले 5 साल का पूरा इवैल्यूएशन मांग लिया था। पंडित जी ने रणविजय सिंह और परीक्षित दोनों की कुंडलियों का मिलान किया और करीब 20 मिनट बाद गहरी मुस्कान के साथ अपने फाइनल डिसीजन पर पहुंच गए थे। पंडित के चेहरे पर मुस्कान देखकर रणविजय सिंह की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई थीं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, गजब होगी हो, उत्तम, अति उत्तम। मैंने मेरी पूरी जिंदगी में ऐसा राजयोग नहीं देखा है। क्या ग्रह है? हाँ, मजा ही आ गया। और उस राजयोग का असर आपकी कुंडली में भी दिख रही है। पंडित ने परीक्षित के राजयोग की तारीफ तो कर दी थी, लेकिन रणविजय सिंह को अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे। रणविजय सिंह ने कहा, पंडित जी, 5 सालों का इवैल्यूएशन कहां है? बलोच मुस्कुराते हुए पंडित ने बोलना शुरू किया। हाँ महाराज, बिल्कुल, मैं आपकी कंपनी के आने वाले 5 साल बहुत अच्छे से देख पा रहा हूं। पहले साल में आपकी कंपनी कम से कम 500 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाएगी। दूसरे साल में आपको कम से कम 1000 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। अब तक आप फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी पकड़ बना चुके होंगे, और अगर सब कुछ अच्छे से चला तो आपकी ताकत को कोई मैच नहीं कर पाएगा। मुस्कुराते हुए पंडित ने बताया, तीसरे साल में आपका प्रॉफिट 1800 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस दौरान आपकी कंपनी एकदम सुप्रीम हो जाएगी और सारे एलीट क्लाइंट्स आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। पंडित का भाषण जारी था। चौथे साल में आप आराम से 2500 करोड़ बना लेंगे। आपकी कंपनी विदेश में भी दस्तक दे सकती है। और महाराज, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 5वें साल में आप 4000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट को भी पार कर देंगे, और उस दौरान आपकी कंपनी टेक और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में टाइटन कहलाएगी। कोई आपकी कंपनी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। पूरे भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया में सिर्फ और सिर्फ आपका दबदबा होगा। फाइनली पंडित ने रणविजय सिंह के सवाल का जवाब दे दिया था, और पंडित की बात सुनकर रणविजय सिंह सीधा 7वें आसमान में पहुंच गए थे। खुशी के मारे रणविजय सिंह पूरी तरह से पागल नजर आए और बोले, यानी मैं अगले 5 सालों में कम से कम 2000 करोड़ कमाने वाला हूं। इसे कहते हैं असली राजयोग, जो सिर्फ और सिर्फ आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। 2 सेकंड के पॉज के बाद रणविजय सिंह की आवाज में हल्का गुस्सा नजर आया। अच्छा हुआ जो मैंने सही समय पर परीक्षित को अपना वारिस चुना, वरना दिग्विजय तो मुझे बस 5-10 करोड़ के खेल में ही खिलाता रहता। अगले 5 साल का इवैल्यूएशन सुनने के बाद रणविजय सिंह काफी सेटिस्फाइड फील कर रहे थे। दौलत लुटाते हुए रणविजय सिंह ने पंडित को दक्षिणा देकर विदा किया और अपने दोनों पैर टेबल पर रखकर ना जाने किन ख्यालों में खो गए। यकीनन रणविजय सिंह दिन में सपने देख रहे थे। वो अलग बात है कि रणविजय सिंह के सपने ज्यादा देर टिक नहीं पाए, क्योंकि उनका मैनेजर नथुलाल भागता हुआ उनके केबिन में आया और हांफते हुए बोला, गुड मॉर्निंग राजा साहब। रणविजय सिंह ने चौंकते हुए कहा, नथु, क्या सारी तमीज भूल गए हो? कितनी बार कहा है कि केबिन में आने से पहले दरवाजे पर नॉक किया करो। नथुलाल को डांटने के बाद फाइनली रणविजय सिंह की नजर नथुलाल की बॉडी लैंग्वेज पर पड़ी, और अपनी भौहों को ऊपर चढ़ाते हुए रणविजय सिंह ने कहा, और तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? जंगल का राजा तुम्हारे पीछे पड़ गया है क्या? शुरू तुरंत ही नथुलाल ने हिचकिचाते हुए कहा, राजा साहब, एक इमरजेंसी आ गई है। आई मीन बुरी खबर है, बहुत बहुत बुरी खबर है। अभी कुछ देर पहले ही पंडित रणविजय सिंह को उनके 5 साल का इवैल्यूएशन बताकर गया था। अभी पहला साल शुरू भी नहीं हुआ और बुरी खबर आ गई। रणविजय सिंह की तो जैसे सांसें ही उखड़ गई थी। दिल पर पत्थर रखते हुए उन्होंने नथुलाल से कहा, क्या है वो बुरी खबर? जो एक्यूज्ड टू हमारी आयरन और एल्यूमिनियम की रेगुलर सप्लाई को कट ऑफ कर दिया है। यह बोलते हुए नथुलाल के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। कंफ्यूज्ड अंदाज में रणविजय सिंह ने कहा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो?
नथुलाल के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले थे। पिछले हफ्ते हम आयरन और एल्यूमिनियम की 2000 टन की सप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते से लेकर अब तक उस शिपमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। जो शिपमेंट एक हफ्ते पहले ही पहुंच जानी थी, वो अब तक नहीं पहुंची है। कड़क अंदाज में रणविजय सिंह ने पूछा, इस बारे में सप्लायर्स का क्या कहना है? सीरियस अंदाज में नथुलाल ने कहा, हमें सप्लायर्स की तरफ से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। टोनन डांटते हुए रणविजय सिंह ने कहा, तो कॉल करो उन्हें, बात करो उनसे। यहां आकर मुझे अटैक देने की क्या जरूरत है? हालांकि जब रणविजय सिंह ने देखा कि नथुलाल अब भी परेशान है, तो तुरंत ही उन्होंने इस मैटर का जिम्मा उठाते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं ही शिपमेंट डिपार्टमेंट से बात करता हूं। तुरंत ही रणविजय सिंह ने अपनी जेब से फोन बाहर निकाला और सीधा शिपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को कॉल लगाया। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ, वैसे ही रणविजय सिंह ने कहा, हेलो मिस्टर श्रीवास्तव। श्रीवास्तव ने चमकते हुए कहा, हेलो राजा साहब, कैसे हैं आप? कड़क अंदाज में बॉसगिरी झाड़ते हुए रणविजय सिंह ने कहा, मैं एकदम ठीक हूं, उम्मीद करता हूं तुम ऑफिस आए हो। बेटी की शादी हुई या नहीं? पूरी इज्जत के साथ श्रीवास्तव ने जवाब दिया, जी बट बिटिया की शादी हो गई और मैं ऑफिस आया हूं, अपने केबिन में ही बैठा हूं। रणविजय सिंह ने सीधा सवाल दागा, बहुत बढ़िया, तब तो फिर तुम्हें उस 2000 टन वाले शिपमेंट के बारे में पता होगा जो एक हफ्ते पहले आने वाला था, लेकिन अब तक हमारे पास पहुंचा नहीं है। बिल्कुल चौंकते हुए श्रीवास्तव ने कहा, जी मुझे उस शिपमेंट के बारे में पता है और मेरे लिए भी यह बहुत सरप्राइजिंग है कि वो अब तक हमारे पास पहुंचा ही नहीं। कड़क अंदाज में रणविजय सिंह ने ऑर्डर देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, यह सब छोड़ो और इस बारे में सीधा सप्लायर से बात करो। पूछो तो सही कि आखिर शिपमेंट अटक कहां गया। बेबी को रिस्पेक्टफुल अंदाज में श्रीवास्तव ने कहा, बिल्कुल सर, मैं अभी सप्लायर से बात करता हूं। रणविजय सिंह की आवाज कुछ ज्यादा ही कठोर गई थी। 10 मिनट में मुझे अपडेट चाहिए, ठीक है? कांपती आवाज के साथ श्रीवास्तव ने कॉल कट किया। जी सर। कुछ ही मिनटों बाद रणविजय सिंह का फोन बजा। कॉल उठाते ही रणविजय सिंह ने सीधा पते की बात की। हां श्रीवास्तव, क्या अपडेट है? श्रीवास्तव की टोन में चिंता साफ झलक रही थी। सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। रणविजय सिंह के माथे पर शिकन की लकीर नजर आई। अब क्या बात है? पीटर थोड़ा हिचकिचाते हुए श्रीवास्तव ने कहा, सर मैंने पूरा सिस्टम और कॉन्टैक्ट्स चेक किए, लेकिन उन लोगों से बात करने का हमारे पास कोई जरिया ही नहीं है। रणविजय सिंह शॉक्ड और कंफ्यूज नजर आए। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? हम ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। कड़क अंदाज में रणविजय सिंह ने कहा, कम ऑन मिस्टर श्रीवास्तव। मामले की सच्चाई बताते हुए श्रीवास्तव कांप रहा था। सर, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हमारे पास उन सप्लायर्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना नाम ना पता और ना ही कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये सारा मैटर दिग्विजय साहब हैंडल करते थे और वो ये रिकॉर्ड्स कहां रखते थे मुझे कोई आइडिया नहीं। कंपनी में सब कुछ उनके भरोसे ही चलता था। जो वो मुझसे करने को कहते मैं चुपचाप कर देता। ऐसे में हम उन्हें कांटेक्ट करें भी तो कैसे? रणविजय सिंह के लिए यह काफी शॉकिंग था और उनकी हार्ट बीट्स कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गई थी। हे भगवान! गहरी सांस छोड़ते हुए रणविजय सिंह ने कहा, कुछ दिन पहले ही तो हमने एक कंपनी से 1000 करोड़ रुपए की डील साइन की है। उस डील को पूरा करने के लिए हमें कम से कम 700 टन एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ेगी और अगर वो शिपमेंट नहीं मिला तो हम क्लाइंट की डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। 300 400 करोड़ का नुकसान तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ मार्केट में जो हमारी इमेज जाएगी ना बाबा ना। मैं इस राजयोग को बुरा योग बनते हुए नहीं देख सकता। श्रीवास्तव ने अग्री करते हुए कहा, बिल्कुल सर, मुझे भी इसी बात का डर है। वैसे ही रणविजय सिंह डरे हुए थे और ऊपर से श्रीवास्तव की बात सुनकर तो अचानक से उनकी हालत और भी ज्यादा टाइट हो गई थी। तुम लोगों से जो बन पड़े करो, लेकिन मुझे उस सप्लायर की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए और वो भी जल्दी। दिग्विजय इससे पहले संभालता होगा, पर इसका यह मतलब नहीं
कि उसके न होने से एक शिपमेंट तक हम न रिसीव कर पाए। ऑफिस में सभी लोगों को इस काम पर लगाओ, मुझे हर हाल में वो शिपमेंट चाहिए। गुस्सैल अंदाज में रणविजय सिंह ने ऑर्डर्स दिए और कॉल कट कर दिया। जब दिग्विजय ये कंपनी संभाल रहा था, तब रणविजय सिंह ऑफिस में आकर फटकते भी नहीं थे। यही वजह है कि उन्हें दिग्विजय के काम करने के तरीके के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। वैसे दिग्विजय की चाल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और राजयोग के पहले साल के कुछ ही दिन रणविजय सिंह पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो वही दूसरी तरफ दिग्विजय ने अपनी कार पार्क की और उसके कदम सीधा राठौड़ टेक ग्रुप यानी रणविजय सिंह की कंपनी की ओर बढ़े। दिग्विजय के केबिन में अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थीं और वो उन्हीं चीजों को वापस लेने आया था। दिग्विजय साथ ही साथ ये भी देखने आया था कि उसकी चाल से उसके बाप की कंपनी पर कितना असर पड़ा है। वाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने मारना। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट की नजर दिग्विजय पर पड़ी, वैसे ही वो शॉक्ड रह गई। ये यहां क्या कर रहा है? जी हां, उस रिसेप्शनिस्ट के मन में पहला ख्याल यही आया। सबको पता था कि रणविजय सिंह ने दिग्विजय को अपनी कंपनी से निकाल दिया है। ऐसे में दिग्विजय का ऑफिस आना क्वाइट शॉकिंग था। दिग्विजय से उसका सब कुछ छीना जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसके चेहरे पर एक मलाल तक नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एक नई शुरुआत कर चुका था। उसकी मंजिल बदल चुकी थी। उसके जहन में सिर्फ एक ही चीज थी और वो था बदला। मुस्कुराते हुए दिग्विजय सीधा रिसेप्शन की ओर बढ़ा और रिसेप्शनिस्ट ने बहुत ही प्यार भरे अंदाज में उसे ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग मिस्टर दिग्विजय। गुड मॉर्निंग सोफिया, कैसा चल रहा है सब? दिवोलो, मुस्कुराते हुए दिग्विजय ने कहा। सब ठीक है। आप कैसे हैं? सोफिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिग्विजय इतना मुस्कुरा क्यों रहा है। कहीं वो अपने दर्द छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। बिंदास अंदाज में दिग्विजय ने कहा और सोफिया को हैरत में डाल दिया। मैं भी ठीक हूं, एकदम मस्त। सोफिया ने कहा, आई एम सॉरी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ सुनकर बुरा लगा। मैं समझ सकती हूं आप किन हालातों से गुजर रहे होंगे। भले ही दिग्विजय के चेहरे पर कोई दुख नहीं था, लेकिन सोफिया को उस पर बहुत दया आ रही थी। दिग्विजय ने अपने दोनों कंधों को उचकाते हुए कहा, कोई बात नहीं सोफिया, अब मैं कर भी क्या सकता हूं। राजा साहब ने वो फैसला लिया है तो उनका फैसला सर आंखों पर। सोफिया ने जवाब दिया, सर्वोत्तर काश आपकी कुंडली में राजयोग होता। मैं यकीन के साथ कह सकती हूं आप बहुत अच्छे लीडर बनते और आपको इस तरह कंपनी से निकाला भी नहीं जाता। हम आपको बहुत मिस करते हैं। ये सोफिया की जेन्युइन फीलिंग्स थी। वो जानती थी कि दिग्विजय अपने काम को लेकर कितना हार्डवर्किंग और पैशनेट था। तो वही परीक्षित ने गद्दी संभालते ही ले ऑफ्स और पॉलिसीज बदलने के अलावा और कुछ नहीं किया था। सोफिया की हमदर्दी देखकर दिग्विजय को अच्छा लगा, लेकिन वो उस टॉपिक पर ज्यादा कुछ सोचना नहीं चाहता था। इसलिए मजाकिया अंदाज में उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, वेल, मेरे पास राजयोग नहीं है और काश ये हो जाता, काश ये हो पाता। ये सब काश पर ही छोड़ देते हैं। सर, आपकी वाइफ। इससे पहले कि सोफिया अपनी पूरी बात कह पाती, अचानक से दिग्विजय ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं सोफिया, तुम्हें उस टॉपिक पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं निवेदिता के बारे में कुछ भी याद नहीं करना चाहता। सोफिया ने कहा, आई एम सॉरी सर, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। मैं तो बस आपसे यही कहना चाहती थी कि मेरी एक छोटी बहन है जो अपने लिए लड़का ढूंढ रही है। बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी है और पास्ट में उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा है। उम्र के इस पड़ाव में हमें किसी ना किसी की जरूरत होती है। तो अगर आप कहें तो क्या मैं आपकी और उसकी एक मीटिंग करवाऊं? अपनी बात खत्म करते ही सोफिया को एहसास हुआ कि वो अपने एक्स बॉस से बात कर रही हैं और इमोशंस में बहते हुए लाइन भी क्रॉस कर चुकी हैं। अचानक से उसका चेहरा फीका पड़ गया था। सॉरी सर, वो बस मैं। इस बार भी दिग्विजय ने सोफिया को बोलने का मौका नहीं दिया और मुस्कुराते हुए उसे बीच में ही टोकते हुए बोला, सोफिया, तुम वाकई में बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हारे केयरिंग नेचर को अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मैं यहां ये सारी बात करने नहीं आया हूं। मेरे पास टाइम कम है।
मुझे अपने केबिन से बस कुछ सामान लेना है। दिग्विजय की बात सुनते ही सोफिया ने अपना सर हिला दिया था। तो एक आखिरी बार मुझे मेरे केबिन में घुसने का एक्सेस दो, मुस्कुराते हुए दिग्विजय ने कहा। तुरंत ही सोफिया ने दिग्विजय के केबिन की की तैयार की और उसे थमा दी। थैंक्स बोलते हुए दिग्विजय वहां से निकल गया, लिफ्ट की मदद लेकर। दिग्विजय सीधा 5वें माले पर पहुंच गया था जहां उसका केबिन था। अभी दिग्विजय अपने केबिन की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसने 2 एम्प्लॉइज को आपस में बात करते हुए सुना। यार, वो शिपमेंट जिसमें 2000 टन आयरन और एल्यूमिनियम है, वो अब तक हमारे पास पहुंचा ही नहीं है। बॉस ने मेरी जान खा रखी है। एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, मेरी तो तुझसे ज्यादा खा रखी है क्योंकि मैं शिपमेंट डिपार्टमेंट में हूं और हमारे पास उस सप्लायर का कांटेक्ट तक नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया है, अब उसे कहां से ढूंढ के लाऊं? दूसरे दोस्त ने भी अपनी परेशानी सामने रखते हुए कहा। उन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुनकर दिग्विजय के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। बदले के अंदाज में उसने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, तुम लोगों ने अभी कुछ देखा ही कहां है, आगे आगे देखो। मैं कैसे इस कंपनी से डील करता हूं, आज नहीं तो कल और परीक्षित को जरूर पछतावा होगा कि उसने मेरे साथ गलत किया। उन 2 लोगों को इग्नोर करते हुए दिग्विजय सीधा अपने केबिन में गया और अपनी कुछ फाइल्स और इंपॉर्टेंट आइटम्स को बैग में डालने लगा। अभी दिग्विजय बैग में सामान भर ही रहा था कि तभी अचानक से उसके केबिन का दरवाजा खुला और एक शख्स ने एंट्री ली। तुम? उस शख्स को देखकर दिग्विजय के चेहरे का रंग उड़ गया था। कौन था वो शख्स? कहीं वो परीक्षित तो नहीं? क्या परीक्षित ने दिग्विजय को अपना सामान ले जाते हुए पकड़ लिया था? अब क्या होगा? क्या राठौर टेक ग्रुप, साहनी साहब यानी सप्लायर्स तक पहुंच पाएंगे? कैसे खेलेगा दिग्विजय परीक्षित के राजयोग से? यह जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ कारमा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।